नमस्कार दोस्तों, मैं एन.के. ठाकुर आपके अपने YouTube चैनल आर्यन स्टडी 946 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व और इसमें कई सारे हम टॉपिक देखेंगे, जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्गीकरण कई वर्गों में किया गया है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में विवाद के कारण क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। और ये वीडियो सबके लिए, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे बीए प्रोग्राम हो, चाहे वो सोलो एनसी वेब हो, चाहे रेगुलर, ये सबके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम देखेंगे राज्य के जो निर्देशक सिद्धांत है, इसका वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया। तो सबसे पहले इसके वर्गीकरण पे हम ध्यान देते हैं। तो इसका जो वर्गीकरण है वो 3 वर्गों में किया गया है। इसका वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया है। और सबसे पहले हम देखेंगे समाजवादी सिद्धांत, और उसके बाद गांधीवादी सिद्धांत, और लास्ट में हम देखेंगे उदारवादी सिद्धांत। तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, चाहे तत्व है, उसको 3 वर्गों में बांटा गया है: समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत। और इसका मतलब ये होता है कि ये जो समाजवादी सिद्धांत के उद्देश्यों की पूर्ति करता है, जैसे जिस सिद्धांत से, चाहे जिस जो मौलिक कर्तव्य में जो बातें दी गई हैं, उससे अगर हमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है तो वो समाजवादी सिद्धांत है। और जिस सिद्धांत से गांधी जी के विचारों को बल मिलता है, चाहे उनके विचारों को अपनाया गया, उससे गांधीवादी कहा जाता है। और जिस चीज़ से उदार विचार का बोध होता है, जैसे कल्याण, तो उसको हम उदारवादी सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें देखेंगे कि किसमें क्या रखा गया है। तो सबसे पहले समाजवादी सिद्धांत देखते हैं। तो समाजवादी सिद्धांत उसी सिद्धांत को कहा जाता है जो समाज में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना पे बल देता है। और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कौन कौन से सिद्धांत रखे गए, कौन कौन सी बातें इसमें शामिल की गई है निर्देशक सिद्धांत की। तो इसमें एक तो अनुच्छेद 38 है, 39 है, 40 नहीं है, 41 है, 41, उसके बाद 42 और 43 की कुछ बातें इसमें शामिल की गई। अभी बताऊंगा सब में क्या है। तो 38 में यही है कि राज्य मतलब सरकार जनता के अभिवृद्धि के लिए काम करेगी। राज्य या सरकार जनता के अभिवृद्धि के लिए काम करेगी, ये 38 में। 39 में 3 बातें कही गई है, और इसमें तीनों में से तीनों गांधीवादी नहीं है, कुछ इसमें समाजवादी नहीं, इसमें से गांधीवादी भी हैं। तो 39 में 3 बातें कही गई है कि जो राज्य है वो समान काम के लिए समान महिला और पुरुष को समान वेतन देगा, आय के संकेंद्रण को दूर करेगा, और आय की जो असमानता है उसको भी दूर करने की कोशिश करेगा। उसके बाद 41 में है कि कुछ दशाओं में व्यक्ति राज्य से, सरकार से काम मांग सकता है, और वो दशा क्या है? बेरोजगारी है, भुखमरी है, और बुढ़ापा है, निःशक्तता है। उसके बाद 42 में भी कुछ बातें हैं जिसमें यह कहा गया है कि महिलाओं को प्रसूति सहायता दी जाएगी और काम करने के लिए उचित और न्यायपूर्ण दशा होनी चाहिए। और 43 में 3 बातें इसमें भी कही गई है कि सबसे पहले निर्वाह मजदूरी, और निर्वाह मजदूरी के बाद कि प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। और उसके बाद एक और है इसमें कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दी जाएगी। लेकिन इसमें का जो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने वाली बात है वो गांधीवादी है। तो इसमें 43 की जो 2 बातें हैं कि निर्वाह मजदूरी और प्रबंधक में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, वो हम इस सिद्धांत में, समाजवादी सिद्धांत में रखते हैं।
तो इसमें इन्हीं सिद्धांतों को, इन्हीं अनुच्छेदों को रखा गया है। इसको हमने डिटेल्स पढ़ लिया है, तो ये आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देखिए और देखिए किस अनुच्छेद में कौन सी बातें कही गई है, तो उसके बाद इसको समझ में आसानी से आप समझ लेंगे कि ये क्या है अनुच्छेद। तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले एक बार वो वीडियो आप देख लो जिसमें ये सारे अनुच्छेद है, अब जिसमें मैंने डिटेल से बताया है, उसके बाद ये देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। उसके बाद गांधीवादी सिद्धांत में है सबसे पहले 40, 46, 47 की कुछ बातें हैं और 48 की कुछ बातें। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी बातें हैं। तो 40 में तो ये कि पंचायतों की स्थापना करना, पंचायत की स्थापना गांधी जी का एक उद्देश्य भी था, तो इसलिए इसको गांधीवादी कहा जाता है। तो पंचायत की स्थापना करना ये 48 और 40 क्या है, गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। और इसमें क्या है कि गांव में पंचायत की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा 46 में अनुसूचित जाति और जनजाति की कल्याण की बात कही गई है और इसलिए इसको भी गांधीवादी माना जाता है, क्योंकि गांधी जी इस चीज़ पे जोर देते थे। उसके बाद 47 की एक बात, इसमें 2-3 बातें इसमें भी कही गई है 47 में, लेकिन इसमें यही है कि 47 में जो मद्य निषेध वाली, नशीली पदार्थों पर रोक लगाने वाली बात है, वही गांधीवादी सिद्धांत है, बाकी ये इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा 48 में भी 2-3 बातें कही गई, लेकिन इसमें 48 में एक बात है कि दुधारू पशुओं की हत्या नहीं की जाएगी और वही सिद्धांत इसमें लिया गया है गांधीवादी सिद्धांत में, बाकी ये किसी और में है, ठीक है। और इसके अलावा उदारवादी सिद्धांत, तो इन दोनों से जो भी सिद्धांत बच जाते हैं वो उदारवादी में है। जैसे 44 है, 45 है, 47 भी है इसमें और 48 भी है, 49, 50 और 51, ये सारे क्या है, उदारवादी सिद्धांत है। तो 40 में है कि पूरे भारत में समान नागरिक संहिता स्थापित करने की बात कही गई है। 45 में है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, ये है। 47 की में 3 बातें हैं, 3 बातों में से एक बात तो गांधीवादी में है और वह नशीली पदार्थों को गांधीवादी में शामिल किए, लेकिन इसमें और बातें हैं जैसे स्वास्थ्य और पोषाहार, व्यक्ति के स्वास्थ्य पे और पोषाहार पे सरकार ध्यान देगी, तो वो ये उदारवादी सिद्धांत है। 48 में जो दुधारू पशुओं की हत्या है उसको छोड़ के बाकी जो बातें इसमें कही गई है, कृषि और पशुपालन, वो उदारवादी सिद्धांत है। 49 की विरासत की रक्षा, हमारे स्मारकों भवनों की रक्षा वाली जो बात है वो भी उदारवादी सिद्धांत है। 50 में जो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखने की बात कही गई है वो भी उदारवादी सिद्धांत है। और 51 में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि के लिए काम किया जाएगा वो भी क्या है, उदारवादी सिद्धांत है। तो यही हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो वर्गीकरण है वो 3 वर्गों में किया गया है और 3 वर्ग यही है, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत। और एक बार मैं आपको और बता दूं, 39 में है कि सरकार या राज्य जनता के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए काम करेगी। 39 में 3 बातें कही गई है कि सरकार आय की असमानता को दूर करेगी, आय के संकेंद्रण को दूर करेगी। संकेंद्रण मतलब किसी एक ही व्यक्ति के पास आय संपत्ति इकट्ठा ना हो जाए। 41 में है कि कुछ दशाओं में व्यक्ति सरकार से या राज्य से कार्य करने का अधिकार मांग सकता है। और 42 में है कि व्यक्ति जहाँ पे काम करेगा, मतलब वो परिस्थिति चाहे वहाँ की दशा बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, न्यायपूर्ण होनी चाहिए और उचित होनी चाहिए। और इसी में महिलाओं की प्रसूति सहायता की बात कही गई है। 43 में 3 बातें कही गई हैं कि एक तो कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा, तो कुटीर उद्योग की जो बढ़ावा देने वाली बात है वो गांधीवादी में, हाँ गांधीवादी में, इसको भी इसमें लिखेंगे, ये गांधीवादी में एक इसके भी बात इसमें शामिल की गई है। बाकी 2 बातें इसमें और है कि प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी वो समाजवादी है और एक और बात है उसमें निर्वाह मजदूरी, वो भी समाजवादी है।
और इसमें 43 की जो बात है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, वो गांधीवादी है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे अब कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है उसमें क्या अंतर है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ये लिखना, आपको हेडिंग बनाना है, निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण, और 3 वर्गों में इसको बांटा गया है। और वो है समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत। और इसमें जो बातें कही गई अनुच्छेद लिख के आप लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक हेडिंग बनाएंगे, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्वों में अंतर। तो ये आपका अगला हेडिंग होगा, निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत में क्या अंतर है। तो हम इसको दो यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं और दोनों साइड एक एक करके लिखेंगे। तो पहले आपको जो पहला अंतर है वो बताऊंगा। तो ये तो हेडिंग आपका यही रहेगा, और ये भी लिखना है इसमें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में कुछ अंतर हैं जो निम्न प्रकार के हैं। और पहला अंतर जो लिखेंगे आप, वो पहला अंतर जो बेसिक है वो है कि जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिया गया है। ये अमेरिका से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। और इसमें आप लिखेंगे कि यह मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। तो ये पहला अंतर हो गया कि ये अमेरिका से लिया गया है और ये आयरलैंड से लिया गया है। पहला अंतर है बेसिक। दूसरा हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और ये भाग 4 में है। यह भाग 4 में है। तो दूसरा अंतर आप लिखेंगे कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। इसके अलावा अगला लिखेंगे कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। चाहे ये लिखेंगे मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में है, चाहे 35 तक में किया गया है। मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है और इसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। 36 से 51 तक में है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। अगला अंतर, मौलिक अधिकार क्या है? नकारात्मक है और निर्देशक सिद्धांत यह सकारात्मक है।
सकारात्मक है, पहले लिख लेता हूँ फिर इसका अंतर बता दूंगा आपको क्या होता है कि ये सकारात्मक है। तो इसका मतलब है कि राज्य के जो नीति निर्देश मौलिक अधिकार है वो नकारात्मक है। नकारात्मक का मतलब होता है कि यह सरकार को कुछ करने से रोक देता है। जैसे अगर सरकार कोई कानून बना रही है और उस कानून से मौलिक अधिकारों को थोड़ा भी अगर दिक्कत होती है, चाहे उसका हनन होता है, तो उस सरकार के उस कानून को ही रोक दिया जाएगा। तो इसलिए इसे कहा जाता है कि यह नकारात्मक है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, सकारात्मक। वो सरकार को जनता के वृद्धि के लिए, जनता की भलाई के लिए कुछ कानून बनाने का इजाज़त देता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है ये सकारात्मक है। अगला अंतर लिखेंगे आप कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार वाद्य योग्य है। वाद्य योग्य का मतलब है कि इसको न्यायालय के द्वारा लागू करवाया जा सकता है। इसको न्यायालय के द्वारा लागू करवाया जा सकता है। यही लिखना है कि मौलिक अधिकार वाद्य योग्य है, चाहे इसके जगह न्याय योग्य भी लिख सकते हैं। और इसका मतलब होता है कि इसको न्यायालय के द्वारा लागू करवाया जा सकता है। मौलिक अधिकार वाद्य योग्य है, इसका मतलब है कि इसको न्यायालय के द्वारा लागू करवाया जा सकता है, लेकिन यह क्या है, वाद्य योग्य नहीं है। वाद्य योग्य नहीं है। इसका मतलब है कि अगर निर्देशक सिद्धांतों की पूर्ति सरकार नहीं करती है, हमें नहीं देती है, तो हम इसको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवा सकते, हम इसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। इसका मतलब ये है। अगला अंतर लिखेंगे आप, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार ये स्वयं में लागू है, स्वयं में लागू है, इसे लागू करने की ज़रूरत नहीं है। मौलिक अधिकार स्वयं में लागू है और इसे लागू करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है इसे कानून के द्वारा लागू किया जाता है। इसे कानून बनाकर लागू किया जाता है, कानून बनाकर लागू किया जाता है। तो ये लिखेंगे, कानून बना के इसे लागू किया जाता है। इसका मतलब है कि मौलिक अधिकार तो भारतीय संविधान में दिया गया है और वो स्वयं में ही लागू है, उसे लागू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है इसको कानून बना के इसको लागू किया जाता है, चाहे लागू करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी एक अंतर है। इसके अलावा आप लिखेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है, कानूनी है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कानूनी है, कानूनी है, कानून के द्वारा इसे पूर्ति किया जाता है। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है तो इसमें ये लिख रहे हैं मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है, प्रकृति यहाँ लिख लेंगे आप। मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है, प्रकृति मतलब नेचर है, वो क्या है, कानूनी है। लेकिन निर्देशक तत्व इसकी जो प्राकृतिक है वो नैतिक और सामाजिक है, नैतिक और सामाजिक है, नैतिक और सामाजिक है, नैतिक और सामाजिक है। तो मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है वो कानूनी है, लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसकी जो प्रकृति है वो सामाजिक है। इसके अलावा आप लिखेंगे कि मौलिक अधिकार व्यक्तिगत है, मौलिक अधिकार व्यक्तिगत है। और इसका मतलब होता है कि मौलिक अधिकार व्यक्तिगत है, लिखना है कि ये सिर्फ व्यक्ति के लिए है, समाज के लिए नहीं है। ये व्यक्तियों के व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत विकास के लिए है। लेकिन जो निर्देशक सिद्धांत है वो क्या है, सामाजिक है। यह सामाजिक है, मतलब पूरे समाज को मिलता है, ये व्यक्ति को सामाजिक है।
तो ये मौलिक अधिकार व्यक्तिगत है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, सामाजिक है। इसके अलावा आप लिखेंगे कि मौलिक अधिकार और, चलिए इतना कितने हो गए, 3, 6, 8 काफ़ी है, इतनी आप ध्यान रखेंगे। इसके बीच जो अंतर है ये मेन यही अंतर है, और इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे। तो एक बार और बता देता हूँ, जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से के संविधान से लिया गया है, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दूसरा कि मौलिक अधिकारों का जो वर्णन किया गया है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन अगला है, मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। इसके बाद कि जो मौलिक अधिकार है उसकी जो नेचर है वो क्या है, नकारात्मक है। नकारात्मक का मतलब कि सरकार को कुछ करने से रोक देता है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रकृति है वो क्या है, सकारात्मक हो, राज्य को कुछ करने का आदेश देता है। इसके अलावा मौलिक अधिकार वाद्य योग्य है, मतलब उसको न्यायालय के द्वारा लागू करवाया जा सकता है। अगर न्यायालय उसकी मौलिक अधिकारों की पूर्ति नहीं होती है तो हम न्यायालय में जाके उसको लागू करवा सकते हैं। लेकिन जो मौलिक अधिकार है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो न्याय योग्य नहीं है, अगर उसकी पूर्ति सरकार नहीं करती है, अगर सरकार गरीबों की भलाई में काम नहीं करती है तो हम उसको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवा सकते। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार है उसे कानूनी मतलब स्वयं में ही वो लागू है, मतलब उसे लागू करने की ज़रूरत नहीं है। जो मौलिक अधिकार है उसे लागू करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं में ही लागू है पहले से ही। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसे कानून बनाकर ही लागू किया जा सकता है। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार है वो कानूनी है, उसकी नेचर क्या है, प्रकृति कानूनी है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जो प्रकृति है वो सामाजिक और नैतिक है। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार है वो व्यक्तिगत है, व्यक्ति के विकास पर ज़्यादा जोर देता है, लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो सामाजिक है, समाज के विकास पे अधिक जोर देता है। इसके अलावा एक और इसमें लिख सकते हैं आप कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार ये राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ाता है, राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। तो मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, लेकिन जो निर्देशक सिद्धांत है ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। तो ये आप 9 अंतर हो गए, इतने काफ़ी है, इतना लिख देंगे, कम से कम 2 पेज में आए गए। तो एक बार और इसको बता देता हूँ, जो मौलिक अधिकार है वो राजनीतिक लोकतंत्र पे ज़्यादा ध्यान देता है, लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की अभिवृद्धि के लिए ये ज़्यादा ध्यान देता है। तो ये हो गया आपके मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो इसको आप नोट कर लेंगे, चाहे स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, और मैं इसको अब मिटा रहा हूँ। चलिए अब हम देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो विवाद है वो विवाद के कारण क्या है। तो पहले एक और हेडिंग बनाएंगे, क्या मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पूर्ति में बाधक है। क्या मौलिक अधिकार निर्देशक तत्वों की पूर्ति में
तत्व के पूर्ति में बाधक है। इसका मतलब है कि क्या निर्देशक सिद्धांत, क्या मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों को पूरा करने से रोकता है, चाहे उसके मार्ग में बाधक है। तो ये राज्य के मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है उसमें विवाद है। और विवाद के कारण क्या है, 3 विवाद के मैं कारण बताता हूँ इन दोनों के बीच में, कि इसको लेके विवाद के जो कारण है, सबसे पहले जो है संवैधानिक प्रावधान। इसमें बताऊंगा अभी क्या होता है प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान। दूसरा है न्यायालय की व्याख्या। और तीसरा जो विवाद के कारण है वो सरकारी नीतियाँ। तो क्या मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पूर्ति में बाधक है, इसको लेकर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पूर्ति में बाधक है, ये सवाल संविधान सभा से लेकर अभी तक जीवित है। संविधान निर्माताओं के सामने उस समय भी संविधान सभा में चर्चा हो रही थी और आज भी ये सवाल जीवित है कि क्या मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मार्ग में बाधक है। तो इसके बीच जो विवाद के कारण है वो पहला है संवैधानिक प्रावधान, कि संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं और जिसको लेके दोनों के बीच विवाद है। और वो प्रावधान क्या है, मेन अनुच्छेद जो 13 है, 13 अनुच्छेद 13 में ये कहा गया है कि कोई भी सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन हो, चाहे उसके मार्ग में बाधक है। अगर एक कानून बना देती है सरकारें तो उस कानून को ही ख़त्म कर दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा जो विवाद का कारण है वो है अनुच्छेद 13। संवैधानिक प्रावधानों में देखें कि संविधान में प्रावधान क्या किया गया है, तो सबसे पहले विवाद का मेन कारण है अनुच्छेद 13, जिसके तहत कहा गया है कि कोई भी सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे मौलिक अधिकारों को नुकसान हो। तो इसमें क्या है कि मौलिक अधिकारों को बहुत ज़्यादा मतलब श्रेष्ठ माना गया है, बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है और मौलिक अधिकारों को रोकने वाले किसी भी कानून को अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा विवाद का कारण अनुच्छेद ए, इसमें इतना लिखेंगे। इसके अलावा विवाद को कुछ और भी मतलब इसमें कारण है कि सरकार क्या करती है कि समय समय पे मौलिक अधिकारों को जो कम करने की कोशिश करती है कानून बना के, उन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर देता है और ये कहता है कि ये अनुच्छेद 13 के नीतियों के चाहे प्रावधानों के खिलाफ है। दूसरा है न्यायालय की व्याख्या। जब मौलिक अधिकार हमारे संविधान जब लागू हुआ तभी से उच्च न्यायालय चाहे सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ ऐसी समय समय पे मतलब कुछ निर्णय दिए हैं जिसके कारण चाहे वो व्याख्या दी जिसके कारण दोनों के बीच विवाद बना है। जैसे संविधान लागू होने के बाद ही कई सारे केस आए और उन केसों में सर्वोच्च न्यायालय ने हमेशा मौलिक अधिकारों को वैल्यू दिया है, इसकी सर्वोच्चता स्थापित करने की कोशिश की है। जैसे सबसे पहले जो केरल में वो मद्रास में क्या हुआ कि मद्रास सरकार ने क्या किया कि वहाँ के मेडिकल कॉलेजों में मतलब जाति संप्रदाय के आधार पे सीटों का वर्गीकरण कर दिया, जिसमें हिंदू मुस्लिम और एंग्लो इंडियन के आधार पे सीटों का वर्गीकरण कर दिया। और एक व्यक्ति थे और उनका नाम था चंपकम दोरायजन नाम लिखते दोरायजन। इन्होंने उसको चुनौती दिया जब तमिलनाडु या मद्रास सरकार ने क्या किया कि मेडिकल कॉलेज में संप्रदाय के आधार पर सीटों का वर्गीकरण किया। तो ये व्यक्ति थे चंपक दोरायजन और इन्होंने क्या किया कि उस कानून को सरकार की इस नीति को न्यायालय में चुनौती दिया और उन्होंने कहा
कि ये जो किया गया है मेडिकल कॉलेजों में संप्रदाय के आधार पर जो सीटें वर्गीकृत की गई है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद मतलब मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 29 के खिलाफ है। और ये कहते हुए उन्होंने चैलेंज किया, तो चैलेंज किया, केस गया कोर्ट में। तो यहाँ पे सरकार ने अपना तर्क दिया कि अनुच्छेद 46 में ये कहा गया है कि व्यक्ति के कल्याण के लिए सरकार कानून बना सकती है, कुछ स्पेशल प्रावधान कर सकती है। तो जब ये कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने कहा कि जो अनुच्छेद 46 है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, और जो अनुच्छेद 15 और 29 है वो मौलिक अधिकार है। और इस कानून से अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो मौलिक अधिकारों को हम उल्लंघन होने से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, और मौलिक कर्तव्य में जो चीज़ें हैं उसकी वजह से मौलिक अधिकारों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। और इस बात को सर्वोच्च न्यायालय ने भी मान लिया। तो यहाँ क्या हुआ कि मौलिक अधिकारों को सर्वोच्चता दी गई और उसकी सर्वोच्चता स्थापित हो गई। तो उससे भी क्या हुआ, न्यायालय की व्याख्या से भी मौलिक अधिकारों को बल मिला और कहा गया कि नहीं, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए जो कानून बनाया गया है, ये उस कानून की वजह से मौलिक अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा समय समय पर कुछ ऐसी व्याख्या आई हैं जिससे मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में विवाद उत्पन्न है। और कुछ सरकार की नीतियाँ हैं। सरकार की नीति क्या है कि सरकार कई बार अपने राजनीतिक उद्देश्यों के पूर्ति के लिए जानबूझ के कुछ ऐसे कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों को कम करें। और जब मौलिक अधिकार कम होता है तो जो न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, और ऐसी स्थिति में न्यायालय उस कानून को ही ख़त्म कर देती है। फिर सरकार को कहने का मौका मिल जाता है कि जो मौलिक अधिकार है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मार्ग में बाधक है, तो सरकार को एक मौका मिल जाता है। तो ये बातें आप लिख सकते हैं विवाद के दोनों के बीच कारण में। इसके अलावा एक और हेडिंग बनाना है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मतलब विवाद नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और उसमें भी सरकार ने समय समय पे क्या किया, कुछ ऐसे मतलब न्यायालय ने कुछ ऐसे निर्णय दिए हैं जिससे ये पता चला है कि नहीं, मौलिक अधिकार है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में बाधक नहीं है बल्कि उसको सहयोग करता है, उसकी पूर्ति करता है। जैसे कुछ अगर केस को छोड़ दे तो अधिकतर मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ ऐसे निर्णय दिए हैं जिससे ये पता चलता है कि वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को स्थापित करना चाहता है, और वो मानता है इस बात को कि इसी के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। उस पर ज़्यादा बल दिया है, तो वो समय समय भी दिया है। इसके अलावा जो सज्जन सिंह था केस, चाहे गोलकनाथ, चाहे केशवानंद भारती जो केस थे, उसमें भी कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जो सरकार है वो मौलिक अधिकार सहित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूलभूत संरचना है, उसमें नुकसान ना पहुंचे, और समय के साथ उसमें परिवर्तन कर सकती है। अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए अगर मौलिक अधिकार में संशोधन किया जाता है और इससे संविधान के संरचना में कोई बदलाव नहीं होता है तो सरकार बदलाव मतलब संशोधन कर सकती है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं है बल्कि एक दूसरे के मार्ग में मतलब बाधक नहीं है, बल्कि एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे को पूरा करने में सहयोग करते हैं। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो मेन इसमें जो है आपका कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर और जो इसका वर्गीकरण है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो इस वीडियो में इतना ही है और हम मिलेंगे फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप इसका नोट्स बनाओ, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताओ। और एक और रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है और उन लोगों तक पहुंचाना है जो अभी तक इससे वंचित रहे हैं। और एक और बात कि आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। कई बार होता है कि मौलिक अधिकार राज्य के नीति तत्वों में अंतर पूछ दें, कई बार होता है कि उसके आलोचनात्मक व्याख्या पूछ देते हैं, कई बार ये पूछते हैं क्या मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मार्ग में बाधक है।
तो उसको देख के ध्यान में रख के लिखना है इन चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और सेफ रहिए।